हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में दैट इज लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो हेडिंग डालिए सभी लोग, कंडीशन फॉर इंटीग्रल रूट्स। हेडिंग डालिए कंडीशन फॉर इंटीग्रल रूट्स। कंडीशन फॉर इंटीग्रल रूट्स। इंटीग्रल रूट्स मतलब ये हुआ कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स रियल हैं, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में a b c रियल है। ठीक है, और इस इक्वेशन के अगर रूट्स इंटीजर आ जाए, यानी x की जो वैल्यू आई वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे निगेटिव इंटीजर हो, यानी इंटीग्रल वैल्यूज आ जाए, इंटीजर्स आ जाए, जीरो भी हो सकता है, इंटीजर्स आ जाए, तो a b c में क्या कंडीशंस होंगी वो हमें देखना है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसको याद कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट कंडीशन फॉर इंटीग्रल रूट्स आर पहला है a इज इक्वल टू 1, दूसरा है b एंड c बिलोंग्स टू इंटीजर, और तीसरा है d must be b स्क्वायर माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और ये तीनों कंडीशन अगर एक साथ एग्जिस्ट करे, एक इंटरसेक्शन का मतलब पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, ये तीनों कंडीशन अगर एक साथ एग्जिस्ट कर जाएं, उस केस में इस इक्वेशन के इंटीग्रल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसको स्टैंडर्ड मतलब होता है कि इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बस एक्सप्लेन में भी कर दे रहा हूँ कि कैसे आता है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के अगर इंटीग्रल रूट्स होते हैं तो तीन कंडीशन होती है। a की वैल्यू 1 होती है, साथ में b और c इंटीजर होना चाहिए, और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस फॉलो हैं, फुलफिल हो रही हैं, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स इंटीजर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन अगर यहाँ पे देखें, एक्सप्लेनेशन ये जो कंडीशंस हैं इसकी हेल्प से हम देखते हैं कि x की वैल्यू, अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो x की जो वैल्यू आ रही है वो इंटीजर आती है नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a की वैल्यू 1 कर देंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और b और c इंटीजर है। पहले कंडीशन से a की वैल्यू 1 रखे तो a की वैल्यू 1, तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बचेगा, और b और c इंटीजर है। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या है, d परफेक्ट स्क्वायर, तो d है b स्क्वायर माइनस 4c इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये तीनों कंडीशन लगती हैं तो x की जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर आती है कि नहीं ये चेक कर लिया जाए। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 है, c डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 1 है, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम केस बना लेते हैं, केस 1। देखिए केस क्यों बना रहे हैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, b इंटीजर है, c इंटीजर है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इवन इंटीजर होगा। अब बात आती है b की, तो b इंटीजर है, तो इंटीजर दो टाइप होते हैं, या तो इवन इंटीजर होगा या तो ऑड इंटीजर होगा। b मान लीजिए b इज ऑड इंटीजर, मान लीजिए b जो है वो ऑड इंटीजर है। ठीक है ना, b अगर ऑड इंटीजर है तो x की वैल्यू आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस और b स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2। ठीक है, तो माइनस b क्या हो जाएगा, ऑड आएगा, ऑड प्लस माइनस x की वैल्यू देखिए ये ऑड नंबर है। यहाँ पे हमने केस बनाया कि b, देखिए b इंटीजर है, या तो ऑड इंटीजर होगा या तो इवन इंटीजर होगा। अब ये जो नंबर है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, b स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर है, b ऑड है, ऑड का स्क्वायर, और ये इवन है, तो ऑड नंबर में से ऑड का स्क्वायर ऑड आएगा, ऑड में से अगर इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। इसका मतलब कि अगर b ऑड इंटीजर है तो ये रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट वो परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर है ना, जैसे 25 हो गया, 81 हो गया, इस टाइप का नंबर है 121। तो बताइए ऑड नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है, ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो ऑड आ जाएगा, तो ये भी ऑड आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए ऑड नंबर में से ऑड नंबर को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे इवन आएगा,
तो इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इंटीजर। आई बात समझ में? ठीक है। इसी तरीके से केस 2 अगर इसका बना लें, केस 2 b इज इवन इंटीजर, b इज इवन इंटीजर, ठीक है। b अगर इवन इंटीजर होता है तो x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए b इवन है तो इवन का नेगेटिव भी इवन आएगा, इवन प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये इवन है, इवन का स्क्वायर इवन आएगा, में 4 इंटू सी कुछ भी हो सकता है, सी इंटीजर है, इवन है और कुछ भी होगा, 4 से मल्टीप्लाई करके इवन ही बना देगा। तो इवन में से इवन को सबट्रैक्ट करोगे तो इवन आएगा। इसका मतलब कि इस रूट के अंदर जो नंबर है बी स्क्वायर माइनस 4c ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन किसका परफेक्ट स्क्वायर है? इवन नंबर। जैसे ये नंबर 4 हो सकता है, 16 हो सकता है, 100 हो सकता है, 144 इस टाइप का है। तो ये इवन नंबर का स्क्वायर है, तो इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो इवन आएगा। जैसे 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो 2 आएगा, 100 का स्क्वायर रूट लोगे तो 10 आएगा, ये भी इवन आ जाएगा। इवन डिवाइडेड बाई 2, तो अब बताइए इवन में से इवन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? इंटीजर ही आ जाएगा। x इज इक्वल टू दिस इज इंटीजर, तो x इज इक्वल टू इंटीजर। तो यहाँ से क्या निकल गया कंक्लूजन? कंक्लूजन ये निकला अगर a की वैल्यू 1 हो जाए, d परफेक्ट स्क्वायर हो जाए और b और c इंटीजर हो जाए, तो अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट करती हैं तो जो x की वैल्यू आ रही है वो इंटीजर हो जाएगी, ठीक है बेटा। इसको एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इसमें हमने क्या किया कि ये 3 चीज दिया है, a की वैल्यू 1 दिया हुआ है, b और c इंटीजर है, d परफेक्ट स्क्वायर है। अब x की वैल्यू सीधा चार नियम से निकाल लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c/2, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू 1 रखती है। अब यहाँ पे देखिए c इवन हो या ऑड इंटीजर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन बन जाएगा, तो ये टर्म हमेशा इवन होगा। अब बात इसकी आती है b की, तो b ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, क्योंकि b इंटीजर है तो वो इंटीजर या तो इवन इंटीजर्स हो सकते हैं जैसे 2, 4, 6 और या तो 1, 3, 5 इस टाइप का इंटीजर हो सकता है। तो b अगर ऑड होगा तो ऑड का स्क्वायर ऑड में से इवन नंबर घटाओगे तो ऑड आएगा। तो इसका मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4c ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे ये नंबर हो सकता है 25 हो सकता है, 81 हो सकता है, 121 हो सकता है। तो अगर ये 81 है तो 81 का स्क्वायर रूट 9 आएगा, 9 ऑड नंबर है तो ऑड आ गया, ऑड में से ऑड को जोड़ोगे, जैसे 1 और 3 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, 1 और 3 1 माइनस 3 करोगे तो -2 आएगा। इसका मतलब ऑड में ऑड जोड़ोगे या ऑड में ऑड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा इवन आएगा, और इवन नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो हमेशा इंटीजर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से b अगर इवन है, तो ये इवन हो जाएगा, और ये 4 इंटू सी इवन आएगा, ये भी इवन है, इवन में से इवन को घटाओगे तो इवन आएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4c इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इवन प्लस माइनस इवन दैट इज बाई 2 दैट इज इंटीजर आ जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल गया कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a की वैल्यू 1 हो जाए और b और c इंटीजर हो जाए और d परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो इंटीग्रल रूट्स हैं, ठीक है बेटा। तो हमेशा याद रखिएगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के इंटीग्रल रूट्स तब होते हैं जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाए, साथ में b और c यानी x का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म इंटीजर हो और उसका उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में इस इक्वेशन के इंटीग्रल रूट्स हो जाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए समझ में आ गया होगा सारी चीजें। अगर ये समझ में आ गया नोट कर लीजिए, नहीं तो आप ये तीनों रिजल्ट को याद रखिएगा कि a इज इक्वल टू 1, b c इंटीजर, d मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से कीजिए। चलिए फिर हम लोग इस पर 2-4 क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, फाइंड द टोटल number of values of lambda belongs to 5 to 30 and lambda is natural number for which the equation
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस लेमडा इक्वल टू 0 हैज इंटीग्रल रूट्स। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा, लेमडा बिलोंग्स टू 5 to 30। ठीक है, फॉर विच, और लेमडा नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिएगा लेमडा क्या है, नेचुरल नंबर है। फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस लेमडा इक्वल टू 0 हैज इंटीग्रल रूट्स। इस इक्वेशन के अगर इंटीग्रल रूट्स हैं तो लेमडा की कितनी वैल्यूज होंगी। ठीक है, और लेमडा नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर इंटीग्रल रूट्स हैं, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस लेमडा इक्वल टू 0, और यहाँ लेमडा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और लेमडा की रेंज दिया हुआ है, लेमडा की वैल्यू 5 से 30 के बीच में। ठीक है, तो इसके बताना है लेमडा की कितनी वैल्यू जैसी आएंगी। ठीक है, देखिए अब कंडीशन लगाइए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ऑलरेडी है इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्स का कोफिशिएंट इंटीजर होना चाहिए, कांस्टेंट में इंटीजर होना चाहिए, तो एक्स का कोफिशिएंट 2 है, इंटीजर है। लेमडा नेचुरल नंबर है तो माइनस लेमडा क्या, जैसे लेमडा की वैल्यू 2 है तो माइनस लेमडा माइनस 2 दैट इज इंटीजर। तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब इसके इंटीग्रल रूट्स होने के लिए डी इसका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, है ना, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फॉर इंटीग्रल रूट्स डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर निकाल दिया जाए, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो निकालते हैं क्या आता है, तो इसके इंटीग्रल रूट्स के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका जो डी आएगा यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर, सपोज ये दिस इज के स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 + 4 लेमडा इज इक्वल टू के स्क्वायर। के स्क्वायर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, के इंटीजर है। देखिए यहाँ पे क्या है 4 इंटीजर है, लेमडा इंटीजर है, लेमडा नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, तो ये दो इंटीजर का सम इंटीजर होगा। इसका मतलब कि के स्क्वायर जो है वो इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ से जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो आएगी के स्क्वायर माइनस 4/4। ठीक है, यहाँ से देखिए लेमडा की जो वैल्यू आएगी के स्क्वायर माइनस 4/4। अब यहाँ पे देखिए लेमडा क्या है, लेमडा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इंटीजर है। ये क्या है बताइए, ये है आपका इवन नंबर है। तो के स्क्वायर जो होगा, के स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा, ये इन दोनों का डिफरेंस 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये इवन है। अगर ये ऑड हो गया, अगर मान लीजिए के स्क्वायर, ये तो हमें समझ में आया कि के स्क्वायर इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो के स्क्वायर अगर ऑड हो गया तो ऑड में से इवन घटाओगे तो ऑड आएगा, ऑड 4 से डिविजिबल होगा नहीं, तो लेमडा इंटीजर नहीं मिलेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि के स्क्वायर मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर। तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर मस्ट बी स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर। ठीक है, इस कंक्लूजन को समझिए। यहाँ से देखिए लेमडा की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4/4 है, न्यूमरेटर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि लेमडा इंटीजर होना चाहिए, लेमडा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इंटीजर होता है। ये तभी होगा जब न्यूमरेटर 4 से डिविजिबल होगा। तो अब बताइए, ये तो हमें पता है कि के स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है इंटीजर का, तो यानी के स्क्वायर की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है ना, मतलब इस टाइप का 9 है, 25 है ना, 36 है, 64 है, 100 है, इस टाइप का होगा परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको और आप सिंप्लीफाई करिए कि ये 4 इवन नंबर है और ये ऑड है। अगर इसको ऑड ले लेते हो तो ऑड में से इवन हटाओगे तो ऑड आएगा, तो ऑड नंबर 4 से कभी डिविजन होगा। इसका मतलब कि के स्क्वायर तो इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, और स्पेसिफिक क्या बोल सकते हो कि ऑड इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। के स्क्वायर मस्ट बी स्क्वायर ऑफ इवन इंटीजर। ठीक है ना, यहाँ पे इवन कर दीजिए, के स्क्वायर मस्ट बी स्क्वायर ऑफ इवन इंटीजर। ऑड इंटीजर का स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, के स्क्वायर मस्ट बी स्क्वायर ऑफ इवन इंटीजर। ठीक है, क्योंकि इवन में से 4 को घटाओगे इवन आएगा, इवन को 4 से डिवाइड करोगे तो इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए
तो इसका मतलब कि लेमडा इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4/4, के स्क्वायर इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन इंटीजर, ठीक है, ये चेक कर लीजिए। अब बताइए इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। अब लेमडा की रेंज दिया हुआ है, लेमडा की वैल्यू 5 से 30, लेमडा की वैल्यू जो है वो 5 से 30 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। लेमडा की वैल्यू 5 से 30 के बराबर दिया हुआ है और लेमडा की वैल्यू किसके बराबर है, के स्क्वायर माइनस 4/4 की वैल्यू 5 से 30 के बराबर है। तो के स्क्वायर माइनस 4 20 से कितना है, सॉरी 5 से 30, तो कितना हो जाएगा बताइए, इसकी वैल्यू हो जाएगा 120। तो के स्क्वायर की वैल्यू 24 से 124 के बीच में है। अब कह रहा है कि के स्क्वायर इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 24 से 124 के बीच में कितने इवन नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होंगे, 36 होगा और 64 होगा और 100 होगा। देख लीजिए के स्क्वायर की जो वैल्यूज हैं तो 24 से 124 के बीच में कितने इवन नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, 64 और 100 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें तो लेमडा की वैल्यू चाहिए फ्रॉम 1 and 2 लेमडा इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4/4, ठीक है। तो के स्क्वायर की वैल्यू अगर 36 रखोगे तो लेमडा की वैल्यू 36 माइनस 4/4 दैट इज 32/4 दैट इज 8। के स्क्वायर की वैल्यू अगर आप यहाँ से 64 लेते हो तो लेमडा की वैल्यू 64 माइनस 4/4 दैट इज 15। अगर के स्क्वायर की वैल्यू 100 लेते हो तो लेमडा इज इक्वल टू 100 माइनस 4/4 96 और 96 को 4 से डिवाइड करोगे तो 24। तो लेमडा की कितनी वैल्यूज आ गई, 8, 15 एंड 24, ये आंसर है, ठीक है। चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा नेचुरल नंबर है, लेमडा 5 से 30 के बीच में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके इंटीग्रल रूट्स की कंडीशन क्या मैंने बताया था, इसके इंटीग्रल रूट्स की कंडीशन ये होती है कि इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बी और सी यानी एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट में इंटीजर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे। और तीसरा बताया था कि साथ में इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये के स्क्वायर कर दीजिए। अब लेमडा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करिए। लेमडा की वैल्यू इसलिए कैलकुलेट कीजिए क्योंकि लेमडा की रेंज दिया हुआ है 5 से 30 के बीच में, ठीक है। तो आ गया। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा और आप देख लीजिए, एक्चुअली के स्क्वायर की जो वैल्यू है ये इवन नंबर है तो इसको भी इवन होना पड़ेगा। के स्क्वायर मस्ट बी, यानी यहाँ से तो कंक्लूजन निकल गया कि के स्क्वायर जो है वो इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर, इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर इसलिए है क्योंकि 4 इंटीजर है, 4 लेमडा भी इंटीजर है। अच्छा, यहाँ से भी कंक्लूजन कर सकते थे ये इवन नंबर है और ये इवन नंबर है, तो दो इवन का सम इवन होगा, इसलिए के स्क्वायर जो है वो इवन नंबर का, इवन इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, के स्क्वायर मस्ट बी स्क्वायर ऑफ इवन इंटीजर, ठीक है। अब देखिए इतना कंक्लूजन आ गया। अब लेमडा की वैल्यू 5 से 30 के बीच में, लेमडा की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4/4 सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर 24 से 124, तो 124 से 124 के बीच में देखिए कितने ऐसे परफेक्ट स्क्वायर है जो इवन है। तो देखिए 36, अगर 25 लोगे तो 25 ऑड नंबर का स्क्वायर है, तो 36 हो गया है ना, 64 हो जाएगा और 100 हो जाएगा। तीन वैल्यूज आ गई। अब इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में के स्क्वायर की वैल्यू का 36 रखने पे, के स्क्वायर की 36 लेमडा इक्वल टू 36 माइनस 4/32/4 दैट इज 8। के स्क्वायर की वैल्यू 64, तो लेमडा की वैल्यू 64 माइनस 4/4 दैट इज 60/4 दैट इज 15। और के स्क्वायर की वैल्यू 100 ले लोगे तो 100 माइनस 4 दैट इज 96/4 दैट इज 24। इस तरीके से लेमडा की तीन ऐसी वैल्यूज मिलेंगी 8, 15 और 24 5 से 30 के बीच में, जिसके लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो इंटीग्रल रूट्स आएंगे, ठीक है बेटा। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द, इसी तरीके का है सेम, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ए के ठीक पिछले क्वेश्चन जैसा है। जिसको पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है इस क्वेश्चन को देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ए बिलोंग्स टू 6 to 100 हैज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर which the equation x square minus x minus a equal to 0 has integral roots। ठीक है, इंटीग्रल रूट्स। इस इक्वेशन के अगर इंटीग्रल रूट्स हैं, है ना, तो आपको क्या बताना है, ए की वैल्यूज, और ए की वैल्यू 6 से 100 के बीच में, ए की रेंज दिया हुआ है, ए की वैल्यू 6 से 100 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप इंटीग्रल रूट्स की कंडीशन लगा दीजिए। इंटीग्रल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और बी और सी की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए और डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट -1 इंटीजर, ए की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो एक तो माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। अब दो कंडीशन फुलफिल हो गई, तीसरी कंडीशन डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो डी दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 4a मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। इसको के स्क्वायर ले लीजिए, के स्क्वायर ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, और ये कैसा है, इवन है। तो इवन और ऑड में को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ऑड आ जाएगा। यानी कि के स्क्वायर मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं के स्क्वायर मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर। ठीक है, यहाँ से देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर, ये ए क्या है, नेचुरल नंबर है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर में से 1 को ऑड नेचुरल नंबर को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये जो नंबर आएगा ऑड आएगा। तो के स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, ऑड नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है के स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ से के स्क्वायर मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ से अब चूंकि यहाँ पे ए की रेंज दिया हुआ है 6 से 100, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए की वैल्यू आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 1/4, के स्क्वायर माइनस 1/4। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 1/4। ये समझ में आ गया। अब ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिया है, 6 से 100 दिया हुआ है। इसका मतलब के स्क्वायर माइनस 1/4 की वैल्यू 6 से 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आप के स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 24 से 400। ये हो जाएगा 24 से 400 आ जाएगा। तो के स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 25 से 401। चेक कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए के स्क्वायर जो है ना, ऑड इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो के स्क्वायर ऑड इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ऑड इंटीजर। ये समझ में आ गया, ये ऑड इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 25 से 401 के बीच में ऑड इंटीजर देखिए क्या क्या मिलेंगे। के स्क्वायर एक तो 25 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का है ना, 15 का, 17 का है ना, और 19 का 361। आप 21 का करोगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 441, 401 से एक सीट कर जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। ये आप लिख लीजिए 2, है ना। पहला इक्वेशन ये है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है के स्क्वायर माइनस 1/4, ये पहला इक्वेशन था।
अब यहाँ से फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 से के स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 रखते हो तो ए की वैल्यू 25 माइनस 1/4 24/4 दैट इज 6। ठीक है, ए की वैल्यू 6 आ गया। के स्क्वायर की वैल्यू 49 रखते हो तो ए इज इक्वल टू 49, यहाँ से देखिए 25 रखने पे ए की वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 49 रखोगे ए की के स्क्वायर की वैल्यू तो हो जाएगा आपका 48/4 दैट इज 12। तो ए की दूसरी वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू 81 रखिए, 81 रखेंगे तो ए की वैल्यू 81 माइनस 1/4 80/4 दैट इज 20। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब के स्क्वायर की वैल्यू 121 रखोगे तो 121 माइनस 1/4 तो हो जाएगा 120/4 दैट इज 30। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और यहाँ से और के स्क्वायर की वैल्यू अगर 169 रखोगे तो 169 माइनस 1/4 168/4 ये हो जाएगा ए की वैल्यू 42 हो जाएगा, है ना 169 पे। और के स्क्वायर की वैल्यू अगर 225 रखोगे तो ए की वैल्यू 225 माइनस 1/4 तो कितना हो जाएगा बताइए 224/4 56। ए की वैल्यू 56 हो जाएगा। और यहाँ से अगर के स्क्वायर की वैल्यू 289 रखते हैं 289 रखोगे तो ए की वैल्यू 289 माइनस 1/4 तो 288/4 तो कितना हो जाएगा 72। ठीक है, ए की वैल्यू 72। ठीक है, और लास्ट में अगर के स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ से रखते हैं 361 तो 361 तो ए की वैल्यू 361 माइनस 1/4 360/4 दैट इज 90। ठीक है, देख लीजिए तो ए की कितनी वैल्यूज हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस 8 ए की 8 वैल्यूज मिलेंगी 6 से 100 में, जिसके लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो इंटीग्रल रूट्स हैं। ठीक है बेटा, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इंटीग्रल रूट्स की कंडीशन क्या होती है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बी और सी इंटीजर होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको, देख लीजिए अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। तो इंटीग्रल रूट्स के एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब ए की रेंज दिया रहता है, कभी कभी ना ए की रेंज नहीं दिया रहता है, ए की रेंज नहीं दिया रहता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0, मान लीजिए ये दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, यानी ए इंटीजर होना चाहिए जिसके लिए इस इक्वेशन के इंटीग्रल रूट्स हो। ठीक है, फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। तो यहाँ पे देखिए ए की रेंज नहीं दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच हमारा चेंज हो जाता है। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ तो ए की रेंज दिया है 6 से 100 में, रिस्ट्रिक्शन है कि ए की 6 से 100 के बीच में ही ए की वैल्यू बताइए जिसके लिए इंटीग्रल रूट्स हो। अगर ओपन कर दे कि किसी भी ए की वैल्यू, कितने ऐसे ए मिलेंगे जिसके लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इंटीग्रल रूट्स हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलिए इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले एक मैं छोटा सा क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ, सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट, उससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, लिखिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, लिखिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। देखिए एक क्वेश्चन सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ
पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, मतलब n नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, फॉर विच n स्क्वायर प्लस 96 becomes a perfect square, ठीक है। n की वैल्यूज बताइए, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज बताइए जिसके लिए n स्क्वायर प्लस 96 परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जैसे n की वैल्यू 2 रख दो, n की वैल्यू 2 तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 96 क्या हो गया 100 इज परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो चलो हमने ऑब्जर्वेशन से n की वैल्यू 2 पे निकाली। ऐसे कितने n की वैल्यूज होंगी जिसके लिए इस इक्वेशन जिसके लिए n स्क्वायर प्लस 96 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझेंगे, इसकी हेल्प से हम लोग आगे करेंगे, इंटीग्रल रूट्स की कंडीशंस को लगाएंगे। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसको करने का क्या तरीका होता है, तो वही है n स्क्वायर प्लस 96, n स्क्वायर प्लस 96 इज परफेक्ट स्क्वायर। n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियस है कि अगर n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर, नेचुरल नंबर में से 96 नेचुरल नंबर यानी k स्क्वायर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर होगा। k क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या कीजिए बेटा, k स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 96 लिख सकते हैं, k स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 96 लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताइए आपके पास दो अननोन है k और n, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। तो इसको लिख सकते हो k माइनस n इंटू k प्लस n इज इक्वल टू 96। ठीक है, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, k माइनस n इंटू k प्लस n। अब आपके पास देखिए दो अननोन है k और n, इक्वेशन एक ही है, तो जब भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा होते हैं तो हम k और, तो आप उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको, जैसे यहाँ पे दो अननोन है, दो वेरिएबल्स है, तो आपको दो कंडीशन लगानी पड़ेगी, है ना। यानी आपके पास दो इक्वेशन आनी चाहिए, तभी आप टू वेरिएबल टू इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगाइए, k क्या है बताइए, k इंटीजर है, k इंटीजर है, n इंटीजर है, k इंटीजर है, n इंटीजर है। तो दो इंटीजर का सम इंटीजर आएगा, दो इंटीजर का डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर आएगा, और दो इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर आएगा। इसका मतलब यह है कि 96 को आप दो इंटीजर के प्रोडक्ट में कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हो। तो 96 को लिख सकते हो 1 इंटू 96, तो 2 इंटू 48, और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 32, 4 इंटू 24, 6 इंटू 16, 8 इंटू 12। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। फिर आगे और लिख सकते हो आप 12 इंटू 8, 16 इंटू 6, 24 इंटू 4, 32 इंटू 3 और 48 इंटू 2, 96 इंटू 1। ठीक है, इसका मतलब ये कि 96 को आप इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएंगे, है ना, और ये इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ध्यान में रखिएगा कि दो इंटीजर का डिफरेंस दोनों के सम से हमेशा छोटा होता है, याद रखिएगा। दो इंटीजर का जो डिफरेंस होता है, जैसे 4 और 2 का डिफरेंस 2 आएगा, लेकिन सम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2 इज मतलब ऑलवेज लेस देन 6। इसका मतलब ये हुआ कि दो इंटीजर का, तो इसमें से ना इसको जैसे 96 के दो इंटीग्रल प्रोडक्ट में लिख दिया, तो छोटे वाले को k माइनस n लेना और बड़े वाले को k प्लस n लेना। तो अब यहाँ पे ना हम केस बनाते हैं, केस बनेगा केस 1। देखिए केस 1, यहाँ से केस 1 इसको लेते हैं, k माइनस n को हम 1 लेते हैं और k प्लस n को 96 लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्या कीजिए, नीचे में से ऊपर वाले को घटा, क्योंकि हमें n चाहिए ना, तो डायरेक्ट आप k हटा दीजिए। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो n कैंसिल होगा, k की वैल्यू आएगी, फिर k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तब n की वैल्यू मिलेगी। हमें n निकालना है कि नहीं निकालना है। तो आप क्या कीजिए, इसमें से इसको घटा देंगे, तो n माइनस n, तो 2n इज इक्वल टू 95 के
तो यहाँ से क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 95/2। ये आपके सोल्यूशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि n जो है वो इंटीजर है, n नेचुरल नंबर है, 95/2 फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि पहले केस से आपको सोल्यूशन नहीं मिला। ठीक है, अब दूसरे केस को लेते हैं। अब यहाँ से k माइनस n इज इक्वल टू 2 और k प्लस n इज इक्वल टू 48। तो केस 2 बनाते हैं। केस 2 k माइनस n इज इक्वल टू 2 एंड k प्लस n इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो k से k कैंसिल होगा, n माइनस माइनस n, तो 2n इज इक्वल टू 46, तो n इज इक्वल टू 23। एक सोल्यूशन यहाँ से मिल गया, यानी कि यहाँ से आपको सोल्यूशन मिल गया। यहाँ से देखिए केस 3 यहाँ से k माइनस n की वैल्यू 3, k माइनस n की वैल्यू 3 और k प्लस n की वैल्यू 32। तो यहाँ से देखिए इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, तो k से k कैंसिल होगा, n माइनस माइनस n 2n हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू 29, n इज इक्वल टू 29/2। यहाँ से नहीं मिलेगा, यानी कि तीसरे केस से नहीं मिलेगा। चौथे केस से देखिए, केस 4 k माइनस n की वैल्यू 4 और k प्लस n की वैल्यू 24, तो k माइनस n इज इक्वल टू 4 और k प्लस n इज इक्वल टू 24। तो घटाएंगे इसमें से इसको, इस यानी नीचे वाले क्वेश्चन से ऊपर वाले क्वेश्चन को माइनस करेंगे, तो दिस इज 20, n इज इक्वल टू 10 मिला। यहाँ से मिल गया, यानी कि इस केस से मिला है सोल्यूशन। इसी तरीके से केस 5 करते हैं। यहाँ पे केस 5 में ये k माइनस n की वैल्यू 6 रखते हैं और k प्लस n की वैल्यू 16, k माइनस n की वैल्यू 6 और k प्लस n की वैल्यू 16। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 2n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 5। ठीक है, यानी कि इस केस यहाँ से मिल गया। अब नेक्स्ट केस आते हैं, केस 6 k माइनस n इज इक्वल टू 8 और k प्लस n इज इक्वल टू 12। ठीक है, 8 और 12, तो यहाँ से जब जाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा n माइनस n, तो ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब जब आप ये सारे केस बनाना शुरू करोगे, मान लीजिए ये केस बनाते हो, इसके लिए आप बनाते हो क्या, केस 7 मान लीजिए आप बनाते हो, k माइनस n इज इक्वल टू 12 और k प्लस n इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2n इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू -2। अब देखिए n जो है नेगेटिव इंटीजर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर ये सारे केसेस लोगे तो आपको n की नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि n इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज। आपका n हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी n नेचुरल नंबर है, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो नीचे वाले केसेस हैं वो क्या है, सोल्यूशन नहीं देंगे। तो n की वैल्यू के क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, n स्क्वायर प्लस 96 परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इसको हम k स्क्वायर कर दिए। ठीक है बेटा, फिर से देख लीजिए, तो k स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 96 हो जाएगा, k माइनस n इंटू k प्लस n इक्वल टू 96। ठीक है, अब k और n दो अननोन है, तो k और n की वैल्यू निकालने के लिए दो अननोन है, तो दो इक्वेशन चाहिए। अब आप लॉजिक लगाइए कि k इंटीजर n इंटीजर, तो दो इंटीजर का सम इंटीजर होगा और दो इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर होगा। इसका मतलब 96 को दो इंटीजर के प्रोडक्ट में आप ब्रेक कर लीजिए, तो 1 इंटू 96, 2 इंटू 48, 3 इंटू 32, 4 इंटू 24, 6 इंटू 16, 8 इंटू 12, इसी का रिवर्स। अब छोटा वाला यानी k माइनस n k प्लस n से छोटा होगा, तो ये जो 1 2 3 ये वाले जो नंबर है k माइनस n रखिए और k प्लस n बड़ा वाला नंबर रखिए। तो केसेस बनाते जाइए और इसमें से सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो k और k कैंसिल होगा, n माइनस माइनस n प्लस n हो जाएगा, 2n हो जाएगा 91। तो यहाँ पे n क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, तो एक केस पहले केस से और तीसरे केस से फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इन दोनों केस को हटा करके n की इस कॉन्सेप्ट का मैं यूज करने जा रहा हूँ इंटीग्रल रूट्स के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको मिटाने जा रहा हूँ।
तो इंटीग्रल रूट्स के दो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था इसके पहले, पर लैम्डा की वैल्यूज बताना और ए की वैल्यूज बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें ए की रेंज नहीं दिया रहेगा, जैसे इसके पहले क्वेश्चंस में लैम्डा और ए की रेंज दिया था, इसमें ए की रेंज नहीं दिया रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, इंटीग्रल रूट्स, कंडीशन फॉर इंटीग्रल रूट्स, ठीक है, ये स्टडी कर रहे थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके पहले जो n स्क्वायर प्लस 96 वाला था, ये सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को इसमें यूज करूंगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर which x स्क्वायर माइनस a प्लस 1x प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज इंटीग्रल रूट्स, ठीक है। इसको देखिए डी परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें भी टाइम आपका बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो जब ए की रेंज नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, बस ये दिया है कि अगर ए कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आप ए मिलेंगे, यानी कितने ऐसे इंटीजर ए की वैल्यू होंगे जिसके लिए इस क्वेश्चन के जो रूट्स हैं वो इंटीग्रल रूट्स हैं। देखिए बड़ा सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस, अप्रोच समझिए, प्लस ए माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस ए एस माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको दो ले लीजिए और इसको तो x कॉमन लोगे तो x माइनस ए माइनस x माइनस ए इक्वल टू 1, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। दो प्रोडक्ट में का ब्रेक कर लीजिए। अब देखिए x क्या है, इंटीजर, a क्या है, इंटीजर। x इंटीजर क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a तो इंटीजर होगा, फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। इंटीग्रल रूट्स मतलब कि रूट्स क्या होता है, x की वैल्यू को ही तो रूट्स बोलते हैं। यानी इस इक्वेशन में a अगर a इंटीग्रल वैल्यूज बताने जिसके लिए x इंटीजर हो, रूट्स इंटीग्रल रूट्स मतलब दिस इक्वेशन हैज इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, क्योंकि x की वैल्यू को ही रूट बोलते हैं, तो x इंटीजर होना चाहिए। तो x इंटीजर हो गया, तो यहाँ पे x इंटीजर है ना, और 1 भी इंटीजर होगा, ठीक है। तो देखिए दो इंटीजर का डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर होगा। अब बताइए दो इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर कब होगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। ये तभी होगा जब ये 1 को दो पार्ट में ब्रेक करिए, 1 इंटू 1 और या माइनस 1 इंटू माइनस 1। बोलिए 1 को दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो 1 को लिख सकते हो 1 इंटू 1 या माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो केस 1 लेंगे, केस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड x की वैल्यू 2 रखोगे, यहाँ से देखिए x की वैल्यू 2, तो 2 माइनस ए इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1 आ जाएगा केस 1 से, ठीक है। और केस 2 हम क्या लेंगे, केस 2 आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड देखिए x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x माइनस ए इज माइनस x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 एंड 0 करोगे तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 1, तो ए इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ से ना दोनों केस से ए की वैल्यू 1 ही आ गया, तो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ तो इस इक्वेशन के रूट्स इंटीग्रल आ जाएंगे। आप चेक कर सकते हो, चेक अगर करोगे तो ए की वैल्यू 1 ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0,
x इक्वल टू 0 इंटू ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, तो इंटीग्रल रूट्स मिल गए। ठीक है, फिर से देखिए क्या करते हैं। अब हम करते क्या है ना, देखिए अब यहाँ पे इसको हमें फैक्टराइज करना, 4 टर्म आना चाहिए, एक यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आएगा, 3 हो गया, और एक यहाँ से 4। हम इस तरीके से इसको स्प्लिट करते हैं कि एक में x की न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाए, है ना, जैसे x इक्वल टू 1 मिल जाए, और दूसरे में 1 रखोगे तो ए की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको स्प्लिट, ये ऑब्जर्वेशन से स्प्लिट हुआ है। आप 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हम कैसे लेते हैं। आपके दिमाग में आ सकता है सर आप ये कैसे सोच लिए कि इसको हमें कैसे ब्रेक करना है, तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको सोचना है, क्या करना होता है। इसको इस तरीके से ब्रेक कीजिए कि इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू x मिल जाए, x माइनस समथिंग कांस्टेंट, और यहाँ पे x और a में इक्वेशन मिल जाए। ऐसा करने से आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए एक और क्वेश्चन इस पे, लास्ट क्वेश्चन इंटीग्रल रूट्स का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज of a for which the equation x square plus as plus a plus 1 equal to 0, x square plus ax plus a plus 1 equal to 0 has integral roots। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना a की रेंज नहीं दिया है ना, तो मेरा एक सजेशन आपको है कि अगर देखिए इसको आप d से भी निकाल सकते हो, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके परफेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, तो वहाँ पे k और a में फैक्टर करना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेशन ये मेरा ये है कि इस जब a की रेंज दिया हो तब तो डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर करो, अगर नहीं दिया है तो इसको 2 फैक्टर में तोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखिए इसमें अब आप कैसे सोचोगे, अगर इसको आप डायरेक्ट कॉमन ले लेते हो x प्लस a है ना प्लस a प्लस 1, अभी फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। इसको आप और ये सोच सकते हो, है ना, इसके अलावा भी फैक्टराइज, अगर आप डायरेक्ट लोगे इसको यहाँ पे ले लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, प्लस a कॉमन ले लोगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए कॉमन कुछ आएगा ही नहीं, यानी कि इसको 2 ब्रैकेट में स्प्लिट करना है, तो ये ऐसे नहीं आएगा, तो इसमें आपको थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। आप ये देखिए ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 1 एक फैक्टर मिले, इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए क्या कीजिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस 1 को माइनस 1 कर दीजिए, और एक्स स्क्वायर में 1 घटा दीजिए, a इंटू एक्स प्लस 1, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस ए इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2। ऐसा करने से क्या होगा ना, यहाँ पे भी आपको x प्लस 1, यहाँ पे भी, तो x प्लस 1 ही आ जाएगा, और x माइनस 1 प्लस ए इक्वल टू माइनस 2। ठीक है बेटा, फिर से समझिए, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से a ले लेंगे तो आपको a कॉमन ले लोगे तो ये x प्लस 1 यहाँ बच जाएगा, तो x है ना ये बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिक्कत ये आ रही है कि x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 में फैक्टर मिलेगा नहीं, क्योंकि हम इसको 2 ब्रैकेट में, जैसे 2 ब्रैकेट में ब्रेक करना है, तो हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर कर दूँ तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 यहाँ से आ जाएगा, x प्लस 1 यहाँ से आ जाएगा। इसका मतलब कि इसमें आप LHS और RHS दोनों में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, माइनस 1 यहाँ हो गया। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस 1 माइनस 2 आ गया, x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 प्लस ए इक्वल टू माइनस 2 आ गया। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना होगा कि x इंटीजर है, क्योंकि दिया है कि a की इंटीजर वैल्यूज बताइए जिसके लिए x इंटीजर हो, है ना, तो यहाँ पे हमने x इंटीजर दिया है कि x प्लस 1 इंटू
x माइनस वन प्लस ए इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। x इंटीजर दिया है, देख लीजिए ना, हैज इंटीग्रल रूट्स। रूट्स का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ x, यानी कि इसमें a की वैल्यू बतानी है जिसके लिए x इंटीजर हो, यानी रूट्स इंटीजर का मतलब x इंटीजर हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x इंटीजर है, तो इंटीजर में इंटीजर ऐड करोगे तो इंटीजर, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर का मिलेगा, -2 मिलना चाहिए। ये कब मिलता है बताइए, तो -2 को दो इंटीजर में ब्रेक कीजिए, तो ये हो जाएगा -1 × 2, ठीक है, 1 × -2, या क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 × 2 या 1 × -2, और कुछ लिख सकते हैं बस। देखिए -2 को आप लिख सकते हो क्या, 1 × 2 या 1 × -2, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका, ठीक है। तो केस 1 बन जाएगा आपका, केस 1 x + 1 = -1 एंड x - 1 + a = 2। तो x = -2 एंड x की वैल्यू यहाँ पे -2 करोगे तो -2 - 1 + a = 2, तो a = 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये भी कर सकते हो ना, इसको आप 2 कर दीजिए और इसको -1 -2 1 4 केस में दीजिए। क्योंकि देखिए पहले ब्रैकेट को -1 रखिए और दूसरे ब्रैकेट को 2 रखिए, या पहले ब्रैकेट को 1 रखिए दूसरे को -2, या पहले को 2 रखिए और दूसरे को -1, या पहले को -2 दूसरे को 1, तो 4 केस बनेंगे ना। केस 1 हो गया, केस 2 बनेगा यहाँ से, ये पहले केस से a की वैल्यू 5 आ गई। केस 2 x + 1 की वैल्यू 1, x + 1 की वैल्यू 1 एंड x - 1 + a की वैल्यू -2, x + 1 की वैल्यू 1, x - 1 + a की वैल्यू -2। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगा एंड x की वैल्यू 0 करोगे तो -1 + a = -2, a = -1। एक बार चेक कर लीजिए इसको, x + 1 की वैल्यू 1 करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगा, तो 0 - 1 + a = x की वैल्यू -1 आ गया, ठीक है। और केस 3 यहाँ से केस 3 है, x + 1 की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू -1, तो x + 1 = 2 एंड x - 1 + a = -1। तो x = 1 एंड 1 करोगे 1 - 1 + a = -1, a = -1, रिपीट हो रहा है ना। तो केस 4 x + 1 = -2, x + 1 = -2 एंड x - 1 + a = 1, x + a = -2, x - 1 + a = 1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x = -3 एंड -3 - 1 + a = 1, a = 5। तो देखिए आपका बना तो 4 केस है लेकिन रिपीटेड रूट्स आ गए, यानी कि a की वैल्यू 5 और -1। यहाँ से आ गया एक पहले केस से 5, दूसरे से -1, दूसरे से -1, तीसरे से -1, चौथे से 5। तो देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 एंड 5, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। a की इन दो वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो इंटीजर्स आएंगे, ठीक है बेटा। चलिए नोट कर लीजिए, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। नोट कर लीजिए, हाँ। तो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशन फॉर इंटीग्रल रूट्स। तो ये 4-5 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब इसको प्रॉपर्ली रिवाइज कीजिएगा तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, इसको 2-3 बार इसको आप देखिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर अलग से पूछिएगा इसको, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, जो भी चीज़ें मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। चलिए अब आगे आपका तो पहला आर्टिकल यहाँ पे खत्म होता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रियल कोफिशिएंट्स होते हैं तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकाला जाता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर a b c रियल है तो d > 0, d = 0, <0 है ना, ये सब पढ़ा।
उसके बाद हमने पढ़ा कंडीशन फॉर रैशनल रूट्स, फिर हमने पढ़ा कंडीशन फॉर इंटीग्रल रूट्स। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट खत्म होता है कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब दूसरा लिखिए, हेडिंग डालिए, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन with complex coefficients। इसका क्या मतलब हुआ कि ABC जो है ना वो रियल नहीं है, नॉन रियल। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है नॉन रियल, जो रियल नहीं है वो कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे ax² + bx + c = 0, ABC बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी a नॉट इक्वल टू 0, यानी कोफिशिएंट्स। तो याद रखिएगा कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स, नोट करके इसको एकदम अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन with complex coefficient cannot be, complex coefficient का मतलब अल्फा प्लस आयोटा बीटा है ना, बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, बीटा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, cannot analyzed by its discriminant। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि अगर ABC रियल होता है तो D का बहुत बड़ा रोल था, यानी कि नेचर। देखिए इंटीग्रल रूट्स में हमने देखा D परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, रैशनल रूट्स में देखा कि ABC रैशनल और D परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और अगर ABC अगर केवल रियल है तो D ग्रेटर देन 0 रियल डिस्टिंक्ट, D इक्वल टू 0 रियल इक्वल, D ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रियल रूट्स, D लेस देन 0 कॉम्प्लेक्स रूट्स। बट यहाँ पे अगर ABC अगर कॉम्प्लेक्स मतलब अल्फा प्लस आयोटा बीटा के फॉर्म में हो और बीटा नॉन जीरो, बीटा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में इसके जो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं वो डिस्क्रिमिनेंट से एनालाइज नहीं किए जाते हैं। तो कैसे किए जाते हैं देखिए, जैसे फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 1 माइनस आयोटा x माइनस आयोटा इक्वल टू 0। मतलब ABC में एटलीस्ट 1 बिकम्स कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ABC में कोई एक अगर कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 है, 1 तो रियल है लेकिन ये दोनों कॉम्प्लेक्स है, तो x² प्लस x माइनस आयोटा x माइनस आयोटा इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा x प्लस 1 माइनस आयोटा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बन जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस आयोटा इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -1 एंड आयोटा। तो यहाँ से देखिए एक रूट रियल है और दूसरा इमेजिनरी आ गया। तो दिस इक्वेशन हैज 1 रियल एंड 1 इमेजिनरी रूट्स। तो देयरफॉर इक्वेशन हैज 1 रियल एंड 1 इमेजिनरी रूट्स। अच्छा, अब ये देखिए आपको मैंने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ तो कॉम्प्लेक्स रूट्स पेयर में एग्जिस्ट नहीं किया, यानी एक आयोटा है तो दूसरा -1 है ना, इसको माइनस आयोटा होना चाहिए था। नहीं बेटा, आप थ्योरी अगर उठा के देखेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, तो मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स रूट्स यानी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स तब एग्जिस्ट करते हैं जब कोएफिशिएंट रियल हो, यानी ax² प्लस bx प्लस c में अगर कोएफिशिएंट रियल होता है और इस इक्वेशन के रूट्स अगर इमेजिनरी होते हैं तो
तो वो जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगा तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कोफिशिएंट्स है वो रियल नहीं है, तो वो वाला जो थ्योरम था हम पढ़े थे कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर, वो वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा आ सकता है कि एक इमेजिनरी आ जाए और एक रियल नंबर आ जाए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दिमाग में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोफिशिएंट्स रियल होता है तो हम डी का काम वहाँ पे करते हैं, डी से हम लोग पूरा नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करते हैं। और अगर ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं अगर वो रियल नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में नेचर ऑफ रूट्स हम डी से एनालाइज नहीं करते हैं, हम किसी भी तरीके से फैक्टराइज करके चाहे जैसे रूट्स निकाल देते हैं, ठीक है बेटा, उस इक्वेशन के रूट्स को निकाल करके और उसके बाद देख लेते हैं कि इसका रूट्स क्या है, ठीक है। तो रूट्स यहाँ पे निकाले, एक माइनस वन आ गया, एक आयोटा आ गया, तो आप बोल दोगे एक रियल। अब आपके दिमाग में आया कि सर आप तो बताए थे कि ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। बेटा हमने ये भी कंडीशन बताया था कि जब कोफिशिएंट रियल होते हैं और इक्वेशन के अगर कंजुगेट रूट्स आ रहे हैं, उस सिचुएशन में उसके जो रूट्स होते हैं कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आप पूरा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक आपका। तो ये आपका खत्म होता है। अब एक चीज और बचा हुआ है कि जब दो इक्वेशन एक साथ दिया हो, दो क्वाड्रेटिक दिया हो, तो उसके नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिसाइड करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन।